जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, वो फैसले जल्दी ले लिया करते हैं। जिस दिन हमको ये समझ में आता है कि यहाँ हम में से किसी के भी पास जिंदगी के अलावा खोने को कुछ नहीं है, उस दिन हम अपनी जिंदगी का पहला कदम अपनी ओर चलते हैं। हेलो दोस्तों, तो चलिए फिर से सुनते हैं आज कहानी का अगला भाग, पार्ट 11, मुसाफिर कैफे। चलिए सुनते हैं कहानी। ग से गोभी का पराठा। कैफे पहुंचकर चंदर ने गोभी के 2 पराठे ऑर्डर किए। कैफे में टेरेस के सामने पहाड़ दिखता था। टेरेस में थोड़ा सा आसमान, थोड़ा सा पहाड़ और थोड़ी सी धूप, तीनों एक साथ झांक रहे थे। चंदर ने टेबल पर पड़ती हुई थोड़ी सी धूप को अपने हाथ पर मला और पम्मी से पूछा, क्या नाम सोचा था तुमने कैफे का? पम्मी कैफे एंड स्नैक्स तो नहीं सोचा था ना? नहीं यार, मुसाफिर कैफे सोचा था नाम। मुसाफिर कैफे क्यों? बस ऐसे ही, ऐसा कोई खास रीजन नहीं है। बस जब भी कभी मैं कहीं घूमने जाती हूँ तो लगता है इस दुनिया में हम सब मुसाफिर ही तो हैं। इतनी सीरियस बातें भी करती हो तुम? करती नहीं हूँ, घूमने के बाद ये बात अच्छे से समझ आ गई। और क्या समझ आया? यही कि हम सबका हमारा फ्यूचर क्या है। क्या है हमारा फ्यूचर, मुझे भी बताओ। हम सब एक दिन या तो धुआं हो जाएंगे या मिट्टी। ये सुनकर सामने रखी चाय की प्याली ने उठकर पम्मी का मुंह चूम लिया। धूप ने बढ़कर पम्मी के चेहरे को छू लिया। पम्मी के माथे के कुछ बाल हवा चलने की खुशी में लहरा कर धूप से खेलने लगे। उड़ते हुए बालों को अपनी याद से पकड़कर चंदर किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया। जिस दुनिया में सुधा थी, घर की खिड़की थी, धूप सुबह की धूप थी और चंदर था। चंदर सुधा के माथे को सहलाते हुए, उसके बालों से खेलते हुए, कान में फूंक कर नींद से उठाने की कोशिश कर रहा था। ए लड़की, ए लड़की, अब उठ भी जाओ, रोज देर करती हो तुम। आंख नहीं खुल रही यार, चिपक गई है। रोज चिपकती तुम्हारी आंख। कभी आंखों में कोई सपना नहीं चिपकता? नींद टूट जाएगी, जाओ तुम, बस 5 मिनट और सोने दो। उठो, गंदे गंदे सपने देखना बंद करो तुम, समझी? अरे देखने दो, बहुत मस्त सपना चल रहा है। क्या सपना है बताओ? अरे देखने दो पूरा, जितना हुआ है उतना ही बता दो। यार 2 मिनट सोने दो, जाओ चाय बनाओ तब तक। चाय बन चुकी है, उठो अब। सोने मत दो तुम, सपना छूट गया, लाओ चाय। सपना छूट गया या टूट गया? सपने टूटते कम है, छूटते ज्यादा है। बहुत तेज चलते हैं सपने, इतने तेज कि याद ही नहीं रहता सपना देखा क्यों था। खैर ये सब छोड़ो। चाय अच्छी बनाते हो तुम। सुबह थोड़ी सी तो चाय तुम्हारी चाय की वजह से अच्छी हो जाती है। थैंक्स। थैंक्स बोलकर बात खराब मत किया करो, पहले भी कई बार कहा है। कभी कभी चुप रहना ही काफी होता है। ठीक है यार। कभी हमारी शादी का सपना आया है तुम्हें? कई बार आया है। बस इसी बात का तो डर लगता है। डर किस बात का? मेरे सपने सच नहीं होते यार। तुम्हें नहीं आते सपने? आते हैं लेकिन याद नहीं रहते। तुम्हें पता है मैं शादी क्यों नहीं करना चाहती? क्यों? ये ऊपर रुका हुआ पंखा देख रहे हो? हाँ देख रहा हूँ, तो उसमें क्या है? क्योंकि शादी के बाद बिस्तर पर लेटने पर ऊपर पंखे की धूल दिखाई देती है, पंखे की हवा नहीं दिखाई देती। तुम पागल हो सुधा, हवा तो ऐसे भी नहीं दिखती। हवा दिखती है। कैसे? प्यार दिखता है? नहीं, मेरा मतलब है हाँ दिखता है प्यार। प्यार भी हवा जैसा होता है, बस शुरू में धूल नहीं दिखती। उधर चंदर की यादों में सुधा उठी और इधर चंदर अपनी दूसरी दुनिया के से फिर कैफे में लौट आया। मम्मी सामने टेरेस से खड़े होकर पहाड़ को देख रही थी। चंदर उठकर टेरेस तक गया और मम्मी को बोला, अच्छा नाम है मुसाफिर कैफे। मेरे तो इतने सारे प्लान्स हैं कैफे को लेकर। यहाँ ऊपर में 4-5 कमरे बनवाती जहाँ लोग आकर रुकते। हर कमरे से पहाड़ दिखता। मैं कोई पैसे नहीं लेती उनसे, जो लोग आते वही खुद बनाते और खिलाते, अपनी कहानियां सुनाते।
मैंने सोच लिया है कि इस कैफे में कभी पैसे देकर चाय नहीं पीऊंगा। मतलब ये है कि जितने रुपए कम पड़ रहे हैं उतने तुम मुझसे ले लो और डील डन कर दो। तुम्हें अपना कुछ पता नहीं कि आगे लाइफ में क्या करना है और मुझे इतने रुपए देने की बात कर रहे हो। हाँ, इसलिए कर रहा हूँ, इससे पहले मेरा भूत उतर जाए तुम डील डन कर दो। लेकिन तुम मुझे जानते भी नहीं सही से, उससे फर्क नहीं पड़ता। तुम मुझे भी तो सही से नहीं जानती, तुम अपने आप को अच्छे से जानती हो ना, वो काफी है। क्यों चाहते हो ये कैफे? बस फ्री की चाय पीने के लिए कोई इतने रुपए थोड़े देता है। जब मैं कॉलेज में था और कोई पूछता था कि लाइफ में सही में करना क्या चाहता हूँ, तो हमेशा एक जवाब आता था मेरे दिमाग में कि 40 की उम्र में रिटायर होकर किसी छोटी सी जगह पर एक किताबों की दुकान खोलूंगा। कोई किताब खरीदने आए तो ठीक, नहीं भी आए तो दिन भर बैठकर चाय पीता रहूंगा, किताबें पढ़ता रहूंगा और आसपास के बच्चों को बुलाकर उन्हें दुनिया भर की कहानियां सुनाता रहूंगा। बेसिकली, आई वॉन्टेड अ वर्ल्ड मेड अप ऑफ बुक्स, चाय, हिल्स एंड रेन्स। इससे ज्यादा बड़ा कभी सोच ही नहीं पाता। इस कैफे को देखकर मुझे बचपन का अपना वो जवाब याद आता है। इस कैफे में एक कोना किताबों का दिखता है मुझे। हाँ, बस एक फर्क है, 10 साल पहले रिटायर हो गया हूँ। एक कोने में किताबें तो रखने दोगी ना तुम? ये सुनकर पम्मी ने चंदर को अपने पास खींचकर गले लगा लिया और कान में फुसफुसाई, डील डन। सामने का पहाड़ थोड़ा सा खिसक कर आगे आ गया। पम्मी ने चंदर को गले लगा लिया। पैरा चंदर को देखकर मुस्कुरा दिया। चंदर गले लगे लगे पम्मी से बोला, इस खुशी में पराठा तो खिला दो, बहुत भूख लग रही है और कैफे की पार्टी चाहिए मुझे। जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता वो फैसले जल्दी ले लिया करते हैं। जिस दिन हमको ये समझ में आता है कि यहाँ हम में से किसी के भी पास जिंदगी के अलावा खोने को कुछ नहीं है, उस दिन हम अपनी जिंदगी का पहला कदम अपनी ओर चलते हैं। बाहर चलते चलते हम करीब करीब भूल ही चुके होते हैं कि हमारे अंदर भी एक दुनिया है। चंदर ने भी अपनी ओर चलने वाले इस फैसले को लेने में ज्यादा टाइम नहीं लगाया। कैफे से निकल कर चंदर और पम्मी टूर एंड ट्रेवल्स के ऑफिस गए। चंदर ने अपने अकाउंट का हिसाब किताब करके बता दिया कि रुपए 2-3 दिन में ट्रांसफर हो जाएंगे। पम्मी को भी यकीन नहीं हुआ कि ऐसा सही में होने जा रहा है। उसने कैफे के ओनर को 50,000 देकर डील कंफर्म कर दी। फिर उसने अपनी नोटबुक खोलकर चंदर को मुसाफिर कैफे का पूरा नया लेआउट दिखाया। लेआउट में कैफे के ऊपर 3-4 कमरे एक तरफ थे और दूसरी तरफ 2 कमरे का एक अपार्टमेंट जैसा था, जिसकी करीब 500 स्क्वायर फीट की बालकनी थी जो सामने पहाड़ की ओर देखती थी। कैफे के बीच से एक सीढ़ी ऊपर जा रही थी। लेआउट से ये कैफे जैसा नहीं, घर जैसा लगता था। पम्मी ने बताया कि उसने सोच रखा है कि वो यहाँ रहेगी। रोज सुबह अपनी बालकनी में बैठकर पहाड़ को देखते हुए आराम से चाय पिया करेगी, बारिश में भीगा करेगी, जाड़ों में शाम को बोनफायर करेगी और दारू पीकर लाइफ के बड़े बड़े फंडे झाड़ा करेगी। पम्मी का लाइफ को लेकर बड़ा ही सिंपल प्लान था। लाइफ को लेकर प्लान बड़े नहीं, सिंपल होने चाहिए। प्लान बहुत बड़े हो जाएं तो लाइफ के लिए ही जगह नहीं बचती। चंदर पम्मी की खुशी देखकर खुश था। वो सबसे पहली कॉल सुधा को करके बताना चाहता था कि उसने कैफे का थोड़ा सा हिस्सा खरीद लिया है। वो चाहता था कि सुधा वहां रहने आ जाए। इस वक्त बस वो सुधा को वापस चाहता था। पहली बार उसको अपनी शादी वादी करके परफेक्ट वाली लाइफ वाली जिद बहुत ही फालतू लगी। पम्मी ने चंदर को मसूरी क्लब में डिनर पर इनवाइट किया। चंदर मुसाफिर कैफे वाले लेआउट में अपना हिस्सा ढूंढने लगा। वहां से मसूरी क्लब में एक टेबल पर पम्मी और चंदर का नाम साथ लिखा हुआ था। टेबल पर शैंपेन की बोतल सजी हुई थी। पम्मी ने बहुत हल्का सा मेकअप किया हुआ था और ब्लैक ड्रेस पहना हुआ था। चंदर ने तैयारी के नाम पर 15 दिन बाद आज शेव किया था और बालों को जेल लगाकर गीला किया था। चीयर्स, क्या बात है, कैंडल लाइट डिनर। थैंक्स पम्मी।
चीयर्स। थैंक्स वाली कोई बात नहीं है। तैयार होकर तो अच्छी लगती हो तुम। ऐसे नहीं लगती अच्छी। इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी अभी लग रही हो। शेव क्यों की तुमने? दाढ़ी सूट करती है तुम पे। पहले किसी ने कहा नहीं? नहीं, कभी किसी ने नहीं कहा। तुम पहली लड़की हो जैसा कह रही हो। चलो अपनी कहानी सुनाओ। घर क्यों छोड़ा? यार मैं बस झेल नहीं पा रहा था कुछ भी। सुधा के साथ करीब 1 साल से साथ रह रहा था। उसको हजार तरह से समझा चुका था शादी करने के लिए, लेकिन वो मान ही नहीं रही थी। नौकरी में अच्छा कर रहा था, प्रमोशन भी हुआ, लेकिन लग रहा था कि रोज भागे तो जा रहा हूँ पर कहीं पहुंच नहीं रहा। तो अपनी पूरी दुनिया से ब्रेकअप करके आए हो? हाँ, ऐसा ही समझ लो। बढ़िया है ना। प्रॉब्लम क्या है? 2-4 ब्रेकअप तो होने ही चाहिए। हाँ, होने ही चाहिए, लेकिन ये ब्रेकअप थोड़ा अलग है। सारे ब्रेकअप एक जैसे होते हैं। नहीं, थोड़ा अलग है। क्या अलग है? सुधा 3 मंथ्स प्रेग्नेंट है। ऐसी हालत में उसे छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन मैं झेल भी नहीं पा रहा था उसे। प्यार था तुम्हारे बीच? हाँ, बहुत बचा था। इनफैक्ट बच्चे की बात से मैं सबसे ज्यादा खुश था कि चलो अब सुधा मान जाएगी। तुमने कभी पूछा नहीं क्यों नहीं करना चाहती वो शादी? हाँ, शादी ना करने के रीजन सही नहीं थे, लेकिन गलत भी नहीं थे। क्या वजह थी? अगर तुम्हें बताने में कोई प्रॉब्लम ना हो तो? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सुधा अक्सर संडे शाम को उदास हो जाती थी। जब वो उदास होती तो दारू पीती थी। जब बहुत उदास होती थी बिल्कुल भी नहीं पीती थी। बहुत देर तक चुप हो जाती थी और बड़बड़ाने लगती थी। जब हमने साथ रहना अभी शुरू ही किया था कि एक दिन सुधा ने ऐसे ही उदास होकर मुझसे पूछा, तुम्हें कभी किसी की बहुत याद आती है? हाँ। किसकी? अपनी गर्लफ्रेंड की। अपने घर वालों की नहीं आती? उनकी भी आती है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं आती। तुम्हें तुम्हें किसकी आती है? मुझे अपने एक अंकल की बहुत याद आती है। कभी कभी सोचती हूँ कि मम्मी को उन अंकल से शादी कर लेनी चाहिए थी। कौन अंकल? हमारे घर पर एक अंकल आते थे। मेरे पापा अच्छे नहीं थे। जब मैं उनको अंकल बोलती थी तो वो कहते थे पापा बोला करो मुझको। उनकी बेटी मेरे बराबर थी। हम दोनों के लिए हमेशा बहुत सारी किताबें, खिलौने सब लेकर आते थे। तो शादी क्यों नहीं की मम्मी ने? पापा ने कभी तलाक दिया ही नहीं मम्मी को। अब कहाँ है वो अंकल? तुमने कोशिश नहीं की ढूंढने की? नहीं। क्यों? तुमको ढूंढना चाहिए था उनको। कम से कम तुम रोती तो नहीं। इसीलिए नहीं ढूंढा क्योंकि मिल जाते तो उनकी याद आना बंद हो जाती। संडे शाम को मुझसे बात मत किया करो। ऐसी थी सुधा। एक वजह तो ये थी कि उसके अपने पेरेंट्स की शादी कभी सही नहीं चली। इसके अलावा सुधा वकील थी तो वो रोज कोर्ट में डिवोर्स देख देख कर शादी को लेकर कभी श्योर नहीं हो पाई। उसको शादी से डर लगता था। अपनी ये कहानी सुनाकर चंदर ने शैंपेन का एक बड़ा घूंट लिया। पम्मी ने यह सुनकर खामोशी का एक लंबा घूंट लिया। सामने टेबल पर जलती बुझती हुई मोमबत्ती से थोड़ी सी उदासी निकलकर दोनों के चेहरों पर फैल गई। पम्मी ने अपनी उदासी को हाथ से पोंछकर चंदर से कहा, तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आई? नहीं आई, क्या करूं? हर हर दिन एक जैसा थोड़े होता है। हमेशा एक जैसा तो नहीं होता ना। खैर, मैं इस बारे में अब कोई और बात नहीं करना चाहता। कोई बात नहीं। तुम सुनाओ, तुम्हारी कहानी क्या है? तुम्हें बताई तो थी। मेरी कहानी में इतना इमोशन, इतना ड्रामा नहीं है यार। बस 2 बार घनघोर वाला प्यार हुआ था। एक बार प्योर लव वाला प्यार, एक बार प्योर सेक्स वाला प्यार। प्योर सेक्स वाला प्यार आज पहली बार सुन रहा हूँ। क्या फर्क था दोनों में? कोई फर्क नहीं था। दोनों प्योर थे। दोनों बहुत अच्छी बातें करते थे। फिर कभी शादी का ख्याल नहीं आया? आया। फिर क्यों नहीं की? शादी का सोचते ही हमारी बातें बोरिंग होने लगती। तुम मानो या न मानो, लेकिन शादी बाय डिजाइन थोड़ी बोरिंग होती है। शादी के बोरिंग होने में दोनों लोगों की कोई गलती नहीं होती। इट्स डिजाइन फॉल्ट, यू नो। ऐसे तो पूरी जिंदगी ही बोरिंग होती है। हाँ, होती है, लेकिन मैं शादी वाली बोरियत नहीं चाहती थी। इनफैक्ट मुझे लगता है कि कभी मैंने शादी की भी
की भी तो उससे करूंगी जिसकी बातों से कभी बोर ना हो पाऊं। फिर तो मिल चुका तुम्हें कोई। वैसे भी हम बातों से नहीं, दूसरे की आदतों से बोर होते हैं। जब कोई ऐसा मिले जिसकी आदतों से बोर ना हो, तब झट से कर लेना शादी। या फिर जब किसी के साथ रहते हुए शादी की जरूरत ही महसूस ना हो, तब करना शादी। क्या लगता है तुम्हें, प्यार क्या होता है? तुम तो इतनी किताबें पढ़ते रहते हो। प्यार बस एक तरह की आदत है। प्यार के बारे में दुनिया की बाकी सारी डेफिनेशंस केवल शो ऑफ है यार। तो तुम अपनी सुधा वाली आदत का क्या करोगे? पता नहीं, नई आदत डालने की कोशिश, और कोई कर भी क्या सकता है। तुम्हें वापस जाना चाहिए, अकेले कैसे मैनेज करेगी? हाँ, शायद थोड़े दिन में लौट जाऊं। चलो, बहुत उदास उदास बातें हो गई। से समथिंग नाइस। मुझे कैफे में कमरा तो मिलेगा ना रहने के लिए? हाँ यार, ये भी कोई पूछने वाली बात है। मैं तुम्हें बोलने ही वाली थी कि हम वहाँ खूब सारी किताबें रखेंगे। अगर तुम रुके तो तुम नीचे कैफे में बैठकर बच्चों को कहानियां सुनाया करना। मैं भी सुना करूंगी। मुझे पंचतंत्र बहुत पसंद है, हैरी पॉटर भी। मैं रस्किन बॉन्ड सर से भी बात कर लूंगी, उनको बुलाएंगे हम कहानियां सुनाने के लिए। इसके बाद दोनों घंटों बैठ के इधर उधर की दुनिया भर की बातें करते रहे। शैंपेन की बोतल खाली हो गई। रात ने बढ़कर घड़ी में 11 बजा दिए। पम्मी और चंदर की पुरानी आदतों ने एक दूसरे में नई आदतें ढूंढना शुरू कर दिया। चंदर और पम्मी क्लब से निकलकर सड़क पर टहलने लगे। अभी वो थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि मसूरी के मौसम ने खुश होकर हवा में धुंध फैला दी। दोनों के टहलने में सुकून था। ये सुकून फ्यूचर को लेकर नहीं था, बस उस शाम को लेकर था। रास्ते में हनीमून इन पड़ा तो चंदर ने पम्मी को बताया कि वो हमेशा से यही हनीमून मनाने आना चाहता था। थोड़ा आगे बढ़ने पर चंदर का होटल पड़ा तो पम्मी बोली, चलो कमरा दिखाओ अपना। क्या करोगी देखकर? अरे क्यों नहीं देख सकती, क्या पता कमरे में क्या हो। पता तो होना चाहिए कि तुम कौन हो। कमरे से कैसे पता चलेगा कि मैं कौन हूँ? हम अपने कमरे में जैसे रहते हैं उसी से पता चलता है सही में हम कौन। लेकिन तुम्हें तो उससे फर्क नहीं पड़ता ना कि मैं कौन हूँ। नहीं पड़ता, फिर क्यों देखना है मेरा कमरा? ऐसे ही। ये बोलकर पम्मी ने चंदर के हाथ की सबसे छोटी उंगली पकड़ ली। चंदर के हाथ की छोटी उंगली ने पम्मी के हाथ की छोटी उंगली को गले लगा लिया। चंदर पम्मी को लेकर होटल में आया। रिसेप्शन वाले लड़के ने चंदर को पम्मी के साथ देखकर आंख मारी और बोला, सर कुछ भी चाहिए होगा तो बता दीजिएगा। कमरे में घुसते ही कमरे ने पम्मी और चंदर को गले लगा लिया। ठीक बाथरूम के दरवाजे के पास पम्मी अपने साथ मसूरी की थोड़ी धुन साथ ले आई थी और चंदर हनीमून इन पर न बनी हुई यादें ले आया था। चंदर पम्मी में सुधा की यादें ढूंढने लगा। पम्मी नई यादें ढूंढने लगी। मसूरी की धुन, पम्मी और चंदर की नई आदतों में पिघलने लगी। कभी कभी करीब आने के लिए बस एक शाम चाहिए होती है बस। अगले एक हफ्ते चंदर और पम्मी की ज्यादा बात नहीं हुई। हफ्ते भर में चंदर ने सारी किताबें खत्म कर ली थी। उधर पम्मी कैफे का सारा पेपर वर्क निपटा लिया। पम्मी ने चंदर को रजिस्ट्रार ऑफिस में बुलाया। चंदर कैफे के पेपर में अपना नाम देखकर चौंका। पम्मी ने पेपर वर्क कुछ इस तरह से कराया था जिससे यह साबित होता था कि चंदर इस कैफे का 50% मालिक है। चंदर पम्मी से इसकी वजह पूछी तो उसने हंसकर टाल दिया और बोली, तुम नहीं होते तो मुसाफिर कैफे बस लेआउट में ही रह जाता। चंदर कुछ नहीं बोला। जब वो कागज पर साइन कर रहा था तब उसे सुधा की याद आई। उसको ये बात भी याद आई कि दुनिया में कोई भी ऐसा कागज नहीं है जहां चंदर और सुधा के साइन एक साथ हो। चंदर के साइन करते ही पम्मी बोली, तुम होटल से चेकआउट करके घर आ जाओ। इतना बड़ा कोई महल नहीं है मेरा, लेकिन तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। चंदर ने न हाँ की और न ही मना किया। शाम को अपना बैग और किताबें लेकर घर पहुंच गया, ये सब सोचते हुए कि कहीं ये सब गलत तो नहीं है। जिस दुनिया में ये गलत होता है वो तो पीछे छोड़ आया था। फिर उसे अपने होने वाले बच्चे का ख्याल आया तो उसको सब कुछ गलत लगने लगा। पम्मी ने चंदर को उसका कमरा दिखाया
कमरे में ज्यादा कुछ था नहीं। कमरा चंदर की जिंदगी जैसा ही खाली खाली था। एक सिंगल बेड, एक टेबल, एक कुर्सी। पूरी शाम चंदर अजीब सी हालत में रहा। उसने बहुत कम बातचीत की। उसको ठीक वैसा लगा जैसा कि सुधा के उसके घर शिफ्ट होने पे लगा था। ये सब सोचकर उसने पम्मी का फोन लेकर सुधा को कॉल लगाया। हेलो, मैं चंदर। कैसे हो? ठीक हूँ, तुम बताओ, तुम कैसी हो? ठीक हूँ। तबीयत कैसी है तुम्हारी? अब ठीक है। डिनर कर लिया? हाँ, कर लिया। और तुमने? अभी नहीं, करूँगा। ये नया नंबर है? नहीं, ये पम्मी का नंबर है। कौन पम्मी? बताऊंगा, लंबी कहानी है। यहाँ मसूरी में मिली। मैंने पम्मी के साथ एक कैफे लिया है। तो लौटने का प्लान नहीं है मतलब? पता नहीं अभी, तुम बताओ तो आ जाता हूँ। नहीं, मेरी वजह से मत आओ। डॉक्टर के यहाँ गई थी? वही हूँ। इतनी रात में? हाँ। क्या हुआ, तबीयत सही नहीं है क्या? तबीयत ठीक है, बताया तो। फिर इतनी रात में हॉस्पिटल में क्या कर रही? कुछ नहीं हुआ। सुधा, बताओ क्या हुआ है? मुझे अबॉर्ट कराना पड़ा। डॉक्टर ने बताया था कि अभी अगर बेबी कैरी करूंगी तो कॉम्प्लिकेशंस बहुत बढ़ जाएगी। कब हुआ? आज। इसके बाद दोनों कुछ बोल नहीं पाए। चंदर को लगा अब जाकर उसका घर छूटा है। बिना खाए अपने कमरे में चला गया। उधर सुधा फोन रखने के बाद अपने घर में अपने बिस्तर पर चंदर को बहुत देर तक ढूंढती रही। सुधा ने झूठ बोलकर चंदर को आजाद कर दिया था। वो सही में चाहती थी कि वो अपना पागलपन ढूंढकर जी पाए। अपने झूठ के लिए वो रात भर रोती रही। उधर चंदर भी रात भर रोता रहा। दुनिया की सारी उदासी चंदर और सुधा ने उस दिन आपस में बांट ली थी। जो भी रातें रोते हुए गुजरती हैं, वो अगले दिन सुबह जरूर कुछ अलग लेकर आती हैं। सुबह उठते ही चंदर ने पम्मी को कहा कि उसे बहुत जोर से भूख लग रही है, वो कुछ बना कर खिलाए। न पम्मी ने पिछली रात के बारे में कुछ पूछा, न चंदर ने बताया। किसी के जाने के बाद हम इस उम्मीद में नॉर्मल बिहेव करने लगते हैं कि एक दिन नॉर्मल दिखने का नाटक करते करते सही में ठीक वैसे ही नॉर्मल हो जाएगा, जैसे सब कुछ कभी कुछ हुआ ही नहीं था। कई चोटें इसलिए निशान छोड़कर जाती हैं ताकि हम अपनी सब गलतियां भूल न जाएं। गलतियां सुधारनी जरूर चाहिए, लेकिन मिटानी नहीं चाहिए। गलतियां वो पगडंडियां होती हैं जो बताती रहती हैं कि हमने शुरू कहां से किया था। मुसाफिर कैफे का काम तेजी से शुरू हो गया था। चंदर ने ट्रैक पे जाना शुरू कर दिया था। उसके पास अभी भी साल भर का खर्च निकालने भर की सेविंग थी। तमाम किताबें जिनको वो खरीद के भूल चुका था, उसने दोबारा पढ़ना शुरू कर दिया था। दोस्तों, उम्मीद है कहानी पसंद आ रही होगी, और पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द बेल आइकन, जिससे कि आने वाले सभी पार्ट के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो सुनते रहिए कहानी, बने रहिए हमारे साथ। स्टोरी टाइम विद आरती। थैंक यू सो मच।